हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 5 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 6 मार्च को आपका इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम है ना, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। और ये सबसे आखिरी पेपर है आपका, है ना। तो बच्चों, इस आखिरी पेपर की भी बहुत अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में बच्चों। जैसे ऑल सब्जेक्ट के कराए हैं, अब हम इंग्लिश के देखेंगे, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। हर एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन समझाऊंगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जो भी आंसर आया है, कैसे आया, अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो नो डाउट बच्चों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो, पहले ना पेपर का पैटर्न समझ लो। पेपर में 3 सेक्शन होने वाले हैं आपके। सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग का, जिसमें 2 पैसेज होते हैं 10-10 नंबर के, यानी कि 20 मार्क्स का। सेक्शन बी, इसमें राइटिंग स्किल आपका 10 मार्क्स का रहता है, और 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहती है, तो सेक्शन बी टोटल 20 मार्क्स का। सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो, आपके 9th क्लास के इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए ये हमारा सबसे पहला वाला सैंपल पेपर है। और अब ना ध्यान से सुनना, ये केवल अभी शुरुआत है। पहले पेपर से हम आपको 1, 2, 5 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 10, जी हाँ बच्चों, पूरे के पूरे 10 सैंपल पेपर आपको करवाएंगे, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, ये हमारी वीडियो जो है ना, इस पेपर के पार्ट 1 की रहने वाली है। और इस पार्ट 1 में हम 2 सेक्शन पूरे कर लेंगे बच्चों। पहले तो सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग का, इसको पूरा करेंगे, जिसमें आपके 2 पैसेज हैं 10-10 मार्क्स के, इनकी प्रैक्टिस आपको करवा देंगे अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, फिर सेक्शन भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ग्रामर और राइटिंग वाला। ग्रामर का जितने भी टॉपिक होते हैं आपके, सब अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल जो भी पैराग्राफ राइटिंग होती है वो समझाएंगे। डायरी एंट्री कैसे करते हैं बच्चों, ये भी बताएंगे आपको। और साथ ही साथ स्टोरी राइटिंग कैसे करें, जिससे कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिल सकें। पूरे के 5-5 नंबर ये टॉपिक होते हैं सारे के सारे, पैराग्राफ, डायरी, स्टोरी, अच्छे से करवाऊंगा आपको मैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। देख लो एक बार, ऐसे टॉपिक रहेंगे आपके। ठीक है, बाकी जो सेक्शन सी बचेगा ना बुक वाला, इसके लिए हम पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे बच्चों। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो भी सैंपल पेपर हम आपको करवाएंगे ना, 10 के आसपास जितने भी हैं, सबकी वीडियोस मिल जाएंगी आई बटन में, A to Z सारी वीडियो जितनी भी रहेंगी। ठीक है, तो बस बच्चों, ये एक जरूरी सूचना थी जो मुझे आपको बतानी थी। पहला वीडियो है तो थोड़ा ध्यान से समझ के, है ना बच्चों। इस वीडियो पे हम लाइक का एम रखते हैं 1500। ठीक है, तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी ना, उस वीडियो के अंदर आपको मैं सेक्शन सी समझा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन सी समझा दूंगा लिटरेचर का, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी दोनों बुक्स के, है ना। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस पेपर 1 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो तैयार हो बच्चों मेरे साथ पार्ट 1 को समझने के लिए, 1 घंटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? तो चलो शुरुआत करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज के इस सैंपल पेपर का और इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए रीडिंग का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, जो कि रहेगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, सेक्शन ए के अंदर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहेगा 10 नंबर का, जो कि एक नॉर्मल अनसीन पैसेज रहेगा इस तरीके से। और इससे संबंधित कुछ हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी रहेगा 10 नंबर का। लेकिन ये जो है ना, डेटाबेस हो गया, पैसेज वाला हो गया, मतलब जिसमें पैराग्राफ वगैरह लिया जाता है, ठीक है, केस स्टडी हो गई, वैसा रहेगा। और इसमें देख लीजिए, इस तरीके से आपके एमसीक्यू होंगे, 1-1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर आपका सेक्शन बी रहेगा, ग्रामर रहेगा, जिसमें 10 नंबर का। ठीक है,
इस तरीके से बहुत सारी ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर के आंसर भी बताऊंगा, वो आंसर ठीक क्यों है उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो राइटिंग का सेक्शन है, ठीक है, 10 नंबर का राइटिंग का, वो यहाँ से शुरुआत होगा। ओके, तो इन सभी को इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले दिखा दी सारी चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में ना एक छवि बन जाए कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं एक बॉक्स में कवर कर दूं ताकि आपका ना फोकस बना रहे। ओके, देखो मेरे साथ आप भी पढ़ना। पहले हम पूरे पैसेज को एकदम वर्ड टू वर्ड पूरा समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पता है क्या होगा, आपकी घर बैठे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ, है ना। तो बस अब इसे ध्यान से आप समझिए। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। और पता है बच्चों, इस पैसेज से आपको ना बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, बस आप ध्यान से समझें। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री इज वेस्ट एंड फील्ड विद रिमार्केबल इवेंट्स, सिविलाइजेशंस एंड लीडर्स हु शेप्ड द नेशन। अर्थात भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे रिमार्केबल इवेंट्स हुए हैं, यानी कि उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशन सभ्यताओं ने जन्म लिया, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हुए जिन्होंने इंडिया को एक शेप दी है, यानी कि भारत को आकार दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर, यानी कि अगर हम शहरी संस्कृतियों की बात करें पूरी दुनिया में, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे पहले भारत में जन्म ली। ठीक है, और वैश्विक लेवल पे ये काउंट की जाती है, जो कि तकरीबन 2500 BC के आसपास में जन्मी थी। ठीक है, अब और क्या इसकी विशेषता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वेल प्लान्ड सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि यहाँ के जो शहर थे वो बहुत ही प्लान तरीके से बसाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो जल निकासी प्रणाली है एडवांस, उसके लिए जानी जाती है, और अपने व्यापार के लिए ये मेसोपोटामिया से, जिसे आज हम इराक कहते हैं, और ओमान से, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य भी कहते हैं, वहां से ये व्यापार करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद ओवर द सेंचुरीज, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई शताब्दियों के बाद में सिविरियल पावरफुल एम्पायर्स इमर्ज्ड इन इंडिया। भारत में बहुत सारे जो एम्पायर थे, जो राजा थे, वो उदय हुए सिविलाइजेशन के बाद में, जैसे कि द मौर्य एम्पायर अंडर इंपीरियर अशोक एक्सपेंडेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की बात हो गई, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य खास करके अशोक के शासनकाल में बहुत ज्यादा फैला था। ठीक है, अशोक लेटर embraced बुद्धिज्म एंड स्प्रेड इट्स टीचिंग्स अक्रॉस एशिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी जो टीचिंग्स थी, यानी कि जो शिक्षा थी, उसको पूरे एशिया में फैलाया। इसके अलावा अब तीसरे एम्पायर की बात होगी, गुप्त एम्पायर की। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की। द गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर, ऑफ्टन कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने इंडिया में ना बहुत सारी चीजों को कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि आर्ट यानी कि साहित्य, लिटरेचर, आर्ट यानी कि कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इन चीजों में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट, एग्जाम्पल के लिए आर्यभट्ट जो कि फेमस मैथमेटिशियन है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने जीरो का एरा सामने लाया। ठीक है, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मिडिवल पीरियड की। ठीक है, द मिडिवल पीरियड सो द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल अंपायर, यानी कि जो मध्यकाल है ना मिडिवल पीरियड, ये दिल्ली सल्तनत और जो मुगल अंपायर है इसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि अकबर जो कि ग्रेटेस्ट मुगल रूलर रहा था, इसने बहुत सारी रिलीजियस टॉलरेंस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो किए थे। इसके अलावा इन मुगल्स ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए, जैसे कि लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गए, हुमायूं का किला हो गया, इस तरीके से, इंक्लूडिंग ताजमहल। ताजमहल जो कि इनके अमीरों के लिए बहुत ही आर्किटेक्चरल हेरिटेज है और साथ ही 7 वंडर्स में भी आता है। ठीक है, अब मुगल अंपायर के बाद में बात करते हैं भारत के औपनिवेशिक शासनकाल की। ठीक है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड कंट्रोल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के आसपास जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना,
इसने कंट्रोल कर लिया था भारत पे, ठीक है। इसी से भारत में जो औपनिवेशिक शासन है वो शुरू हुआ था। इंडियंस रजिस्टर्ड फॉरेनर डोमिनेशन थ्रू रिवॉल्ट्स लाइक द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि औपनिवेशिक शासन काल से लड़ने के लिए भारत ने कुछ वॉर भी किए। वॉर ऐसे नहीं लड़ाई वाले, रिवॉल्ट्स किए थे। रिवॉल्ट्स का मतलब होता है विद्रोह करना, ठीक है ना। तो 1857 का विद्रोह था जो कि स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए पहला वॉर था। लेटर बहुत सारे लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए। गांधीज नॉन वायलेंट मूवमेंट लीड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1847 मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि जो महात्मा गांधी का सबसे आखिरी आंदोलन था, ठीक है ना, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी के साथ में ये अंत हुआ। कौन? ब्रिटिश रूल। उसके बाद टुडे, आज की हम बात करें, इंडिया टेक्स प्राइड इन इट्स रिच हिस्टोरिकल लेगेसी रिफ्लेक्टेड इन इट्स मोन्यूमेंट्स, लिटरेचर एंड कल्चर ट्रेडिशंस। आज भारत पूरी दुनिया में अपने समृद्ध इतिहास पर गर्व करता है। बहुत सारी स्मारक हैं, साहित्यिक परंपराएं, सिविलाइजेशंस, ये इसकी हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं। द पास्ट कंटिन्यूज टू इंस्पायर द प्रेजेंट, शेपिंग इंडियाज आइडेंटिटी एज द डाइवर्स एंड वाइब्रेंट नेशन। अतीत आज हमारे वर्तमान को प्रेरित करता है, लोगों को प्रेरित करता है और भारत को वैश्विक लेवल पे विविधतापूर्ण और एक अच्छा राष्ट्र बनाने की पहचान देता है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, हमने आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंडस वैली से शुरुआत किया, फिर हम मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर मिडिवल पीरियड, फिर ब्रिटिश, फिर भारत की आज़ादी, यहाँ तक हमने पढ़ा, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, जानकारी भी आपकी बढ़ी होगी, है ना बच्चों। चलो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो मैं कुछ बता दूं आपको पहले, देखो 4 आपके एमसीक्यू आएंगे पेपर में, 1 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे और फिर 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 2, 4 और 4, तो टोटल आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो हो सकता है क्वेश्चन का शेप भी थोड़ा चेंज हो जाए, इधर उधर कुछ फिलिंग ब्लैंक्स भी आ जाए, असर्शन रीजन भी आ जाए, तो वो आपको करना है। ओके, देखो पहला हमारा एमसीक्यू क्या बनता है, आप सभी बच्चे इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। देखो, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि देखो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये जो शहर हैं, ये कौन सी एशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, हमने पहले ही पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्त अंपायर, यानी कि जो गुप्त अंपायर था इसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है। पहली स्टेटमेंट है बच्चों, इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, बिल्कुल सही। उसके बाद, इट्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू साइंस एंड मैथमेटिक्स, जी हाँ बिल्कुल सही, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट हो गया, लिटरेचर, इसमें कंट्रीब्यूट किया। फिर आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये गलत है, क्योंकि वो कौन था जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये देखो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एकदम सही है। चलो तीसरा प्रश्न, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका क्या महत्व है। उसका महत्व क्या था बच्चों, इट वाज इंडियाज फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ये जो है ना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का सबसे पहला और बड़ा प्रतिरोध माना जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे आखिरी एमसीक्यू, फिर हमारे वैसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। हाउ डिड एम्पीरियर अशोक कंट्रीब्यूट टू इंडियन हिस्ट्री, तो कैसे भारतीय इतिहास में इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इनका कंट्रीब्यूशन है बच्चों, ही स्प्रेड बुद्धिज्म एंड प्रमोटेड पीस, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और शांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 एमसीक्यू। अब हम अपने पहले 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द गुप्त अंपायर
कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है गुप्त अंपायर को? इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि द गुप्त अंपायर शो एडवांसमेंट्स इन साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड आर्ट। ठीक है, साइंस में यानी कि विज्ञान में, साहित्य में, गणित में और कला में भारत में बहुत ज़्यादा विकास किया इसने, मेकिंग इट अ पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। ठीक है, सोने के सिक्कों का विकास, हर एक तरीके के चांदी के सिक्कों का विकास इन्हीं समय हुआ था, इसीलिए गोल्डन एज कहते हैं। ठीक, एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड महात्मा गांधी प्ले इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो क्या रोल है महात्मा गांधी जी का? तो महात्मा गांधी लीड द नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे अहिंसात्मक जो स्वतंत्रता संग्राम थे इनका नेतृत्व किया गया, इंक्लूडिंग मूवमेंट्स जैसे कि साल्ट मार्च हो गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, और इन सभी की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने लीड किया इंडिया को इंडिपेंडेंस लाने के लिए, और फाइनली 1947 में हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या अचीवमेंट्स है बच्चों? द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एडवांस टाउन प्लानिंग, यानी कि शहरों को कैसे बसाया जाए, ठीक है, उन्नत नगर योजना, अ वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास की अच्छी खासी प्रणाली, इंगेजिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी का व्यापार, ठीक है, सिटीज जैसे कि हड़प्पा हो गए, मोहनजोदाड़ो, ये अर्बन डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड ब्रिटिश रूल इम्पैक्ट इंडिया? ब्रिटिश रूल ने कैसे इंडिया को इम्पैक्ट किया? अब ये पता है क्या है? ये आपको अपने दिमाग लगा के इसका आंसर लिखना है, ठीक है, अपना दिमाग लगा के। तो देखो, ब्रिटिश रूल लीड टू इकोनॉमिक एक्सप्लोशन, ठीक है, एक्सप्लोशन, कल्चरल चेंजेस एंड पॉलिटिकल सुप्रेशंस, यानी कि ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक शोषण किया, भारत में बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन किए और राजनीति को भी दमन किया एक तरीके से। हाउएवर, हालांकि इट ऑल्सो स्पार्क्ड नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स लीडिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। एक तरफ इंडिया, ये जो ब्रिटिश रूल था, इसने इंडिया को आर्थिक तौर पे कमज़ोर किया, इसके सांस्कृतिक चेंजेस किए, पॉलिटिकली इसको बहुत ज़्यादा हार्म किया, लेकिन फिर भी इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इसने बहुत सारे जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थे उनको भी जन्म दिया, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नेता जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए योगदान वगैरह भी दिए, है ना, तो उसके बारे में भी ये इसका इम्पैक्ट रहा है, ये चीज़ें थी। तो बच्चों, पिछले 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 15 से 17 मिनट के अंदर हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। ओके, चलो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो ना कि हम आपके लिए ऐसे ही 5 से 7 सैंपल पेपर और लेके आएँ, ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो में कमेंट करें, इस कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, कि आपको ऐसे लिखना है, नीड 5 to 7 SQP, ठीक है, नीड 5 to 7 SQP। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई, बच्चों को वाकई में ज़रूरत है इन सैंपल पेपर्स की, तो मुझे बताएं, ठीक है। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से, ये 10 नंबर का है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ डेटा रहने वाला है, तो इस डेटा को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ओके ओके, तो चलिए सबसे पहले इसे मैं ना एकदम ऐसा बना दूं कि आपका फोकस यहीं पे रहे, ठीक है। तो चलो अब हम इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम ईवी भी कह सकते हैं, ठीक है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज हैज एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशक में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ी। एग्जाम्पल के लिए, जहां 2015 में ग्लोबल यानी कि वैश्विक लेवल पे ईवी की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 5,50,000 यूनिट्स थी, वहीं मात्र 6 से 7 साल के अंदर ही 2023 में ये तकरीबन 10.2 मिलियन तक बढ़ गई, जो कि 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ। इसके अलावा ये डिमांड फॉर ईवीज यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, इनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है?
इनकी डिमांड कई रीजन की वजह से बढ़ रही है। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे वातावरण चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से। साथ ही साथ जो फ्यूल के प्राइस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और जो अच्छी से अच्छी बैटरी की टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ईवी की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो, जहाँ एक तरफ पेट्रोल मिलता है आपको मान लीजिए 100 रुपये लीटर, ठीक है, वहीं आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास में, ये 1 लीटर पेट्रोल आपको कितना माइलेज देगा? ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आपको देगा, मुश्किल से ज़्यादा मान लो तो 40 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप चार्ज कर लेते हैं तो वो आपको पूरे दिन तक चलाएगा, है ना। तो ज़्यादातर आज के टाइम पे ये जो ज़्यादा बैटरी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली आ रही हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही प्रेफर करते हैं अपने छोटे मोटे काम के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं, छोटे मोटे काम के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि ईवी की सेल्स को कैप्चर करती है ना, ईवी की सेल्स करती है। तो देखो, चाइना डोमिनेट्स द ईवी मार्केट। पूरे मार्केट में अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में ईवी के मार्केट में, तो चाइना यहाँ पे राज करता है। पूरे वर्ल्ड में 60% ईवी की सेल्स चाइना की है। अगर पूरे विश्व में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो 60 तो केवल चाइना के, 1000 हैं तो 600, 10,000 हैं तो 6000 केवल चाइना के हैं। ठीक है, यूरोप में 25%, यूनाइटेड स्टेट्स में 12%। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IE, तो IEA यहाँ पे ए आएगा, इसकी रिपोर्ट आई थी 2023 में। अब इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि हमने 2023 में तकरीबन 40% तक जो कार्बन है इसका, हम कार्बन जो ईंधन होता है इसका हमने क्या बोलते हैं, इसको कम किया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स थे वो अच्छे से चल पा रहे हैं। ठीक है, ईवी की सेल्स बढ़ रही हैं। परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स, सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट ईवी अडॉप्शन। यानी कि ईवी को और तेजी से बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना जो साथ है वो निभाया है। ठीक है, अपनी तरफ से भी कदम उठा रही है। आगे देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है बच्चों कि नॉर्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लीडर इन ईवी अडॉप्शन with 80% of all new car sales in 2023 being electric। यानी कि नॉर्वे ईवी, इसने विश्व में एक ऐसा नेता बन चुका है एक तरीके से, पूरे ये देश, जिसने 2023 में सभी नई कारों की बिक्री में, इलेक्ट्रॉनिक की मैं बात कर रहा हूँ, 80% की। ठीक है, दी नॉर्वे गेन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड 100% टैक्स exemptions on EV purchase and free access to toll roads, making EVs more affordable than petrol and diesel vehicles। यानी कि ये जो कंट्री है, यहाँ की सरकार ने कहा है कि 100% आपसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ताकि ईवी की जो सेल्स हैं वो बढ़ सकें, है ना, और ये जो भी पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं इससे भी अफोर्डेबल ईवी की सेल्स, मतलब ईवी के व्हीकल्स बने। डेस्पाइट द प्रोग्रेस चैलेंजेस रिमेन। देखो, हालांकि प्रगति जरूर हुई है लेकिन चुनौतियां भी आई, जैसे कि बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट आर स्टिल हाई। बैटरी की जो प्रोडक्शन होती है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उनमें जो बैटरी लगती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई है बेबी, कॉस्ट प्रोडक्शन के। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड इन सम रीजन्स, यानी कि कुछ ही जगह पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। एंड चार्जिंग टाइम्स रिमेन अ कंसर्न, चार्जिंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट दैट विद फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स EVs could account for 50% of all new vehicle sales by 2030। यानी कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि तकनीकी प्रगति के साथ 2030 तक सभी नए वाहन जो है ना, वो नए वाहनों की बिक्री में जो भी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 वाहन बिकते हैं किसी भी तरीके के, तो इसमें से 50 वाहन जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाले हैं 2030 तक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा कंपनीज लाइक टेस्ला, BYD एंड वोल्क्सवैगन वर इन्वेस्टिगेटिंग हेवीली इन सॉलिड स्टेट बैटरीज, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी एंड अफोर्डेबल EV मॉडल्स टू एक्सेलरेट दिस
ट्रांजिशन। टेस्ला, BYD और वैक्सवैगन जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि बड़ी तेज़ी से बदलाव करने में जुटी हुई हैं। वो जल्दी से जल्दी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग तकनीक, ठीक है, किफ़ायती EV मॉडल, इन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इफ़ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, द वर्ल्ड कुड सी अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस बाय 2040, मेकिंग EVs a critical पार्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। यानी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक ये जो ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस गैस, उसके उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन में भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस के। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल ग्लोबल EV सेल्स फिगर इन 2023? तो 2023 में कितनी ग्लोबल सेल्स हुई थी? तो हमने देखा था 5.5 लाख जो है, ठीक है, ये हुई थी 2015 में, है ना, और 10.2 मिलियन ये हुई थी 2023 में। अगला, विच कंट्री हैड हाईएस्ट EV अडॉप्शन इन 2023? तो 2023 में सबसे हाईएस्ट EV अडॉप्शन किसका है बच्चों? नॉर्वे का, है ना, नॉर्वे का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वन की रीजन फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ EV? यानी कि एक ऐसा कारण बताओ जो कि EV सेल्स को और तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके रीजंस बताने, कंसर्न बताने हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज है और फ्यूल प्राइस है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है तो जो बैटरी सेल्स हैं, बैटरी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनकी मांग बढ़ रही है क्योंकि इनमें ना तो डीजल का ना तो पेट्रोल का उपयोग होता है, जिससे कि क्लाइमेट पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, और साथ ही फ्यूल जो होता है ना, डीजल पेट्रोल, इससे सस्ता भी है, इसीलिए। फिर बाय व्हाट ईयर कुड EVs अकाउंट फॉर 50% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल सेल्स? यानी कि पूरे विश्व में वो कौन सा ऐसा साल होगा जब कोई भी वाहन खरीदा जाएगा तो उसमें से एक वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा? तो वो कौन सा ईयर है बच्चों? अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे। हाँ, ये रहा देखो, 50%, 2030, है ना, तो ये रहा देखो 2030। अब हमारे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इमिशंस डू EVs रिड्यूस कंपेयर टू फ्यूल व्हीकल्स? तो कितना परसेंट कम हुआ था बच्चों? 40% कम हुआ था, ठीक है। इसके अलावा नेम 2 कंपनीज इन्वेस्टिंग इन EV टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी कंपनीज लाइक टेस्ला हो गई, वॉल्क्सवैगन हो गई, ये सभी हैवीली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं EV टेक्नोलॉजी को। एक एक नंबर के दो हो गए। अब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखो बच्चों। व्हाट चैलेंजेस डज द EV इंडस्ट्री स्टिल फेस? अभी भी EV इंडस्ट्री में बहुत सारी जो चैलेंजेस है वो फेस कर रही है। क्या क्या? सबसे पहले तो ये जो बैटरी की कॉस्ट है बनाने की, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बहुत ही कम और लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में, एंड लॉन्ग चार्जिंग टाइम होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को कर नहीं पाते जल्दी से, और ये ही इसी के वाइड अडॉप्शन में, यानी कि इसको तेज़ी से बढ़ावा देने में एक डिफिकल्टी पैदा करती है। फिर आखिरी क्वेश्चन 2 नंबर का, हाउ हैज़ नॉर्वे इनकरेजिस्ट EVs अडॉप्शन? ठीक है, तो कैसे किया उसने? EV की जो सेल्स है उसके लिए 100% टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है, कोई टोल टैक्स नहीं होगा EV के वाहन पे, और कुछ इंसेंटिव्स भी बढ़ाए गए इसके लिए, एंड 80% जो कार है 2023 में, ये सिर्फ पूरी की पूरी सेल किसकी हुई थी? 80% कार्स की EV की हुई थी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और टोटल अभी तक हमारे कितने मिनट हो गए हैं? तकरीबन 27 से 28, है ना। चलो, तो एक बात सारे बच्चे, अगला सेक्शन शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मैंने ये जो 2 क्वेश्चन समझाए हैं अच्छे से समझ में आए या नहीं। अगर समझ में आ गए तो आपको पता है कैसे लिखना है। आपको लिखना है यस सर और सेक्शन ए, ठीक है, यस सर सेक्शन ए। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो गई है। ओके, चलो, ओके, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों अपने अगले सेक्शन नंबर बी की शुरुआत करने के लिए? आर यू गाइस रेडी?
तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला सेक्शन है और इस पेपर का दूसरा सेक्शन, सेक्शन नंबर बी, जो कि 20 मार्क्स का आने वाला है, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन बी जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है राइटिंग स्किल्स का, ठीक है, डायरी लेखन और पैराग्राफ लेखन, और जो आपका एक और होता है ना स्टोरी राइटिंग, वो सभी, और फिर आता है आपका ग्रामर का, है ना। तो पहले हम ग्रामर जो रहेगा 10 नंबर का, उसके क्वेश्चन को समझेंगे। और ग्रामर का ना एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन इस 3rd क्वेश्चन में ना आपके 1 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिलिंग ब्लैंक्स हो गए और एरर वाले हो गए, ठीक है ना, जिसमें आपको एरर फाइंड करना होता है, करेक्शन करनी होती है। कुछ फिलिंग ब्लैंक्स वाले हो गए, ठीक है, कुछ रिपोर्टेड क्वेश्चंस हो गए, और इस तरीके से आपको जो निकालना पड़ता है वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, टोटल कितने 12 होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 10 का आंसर यहाँ पे लिखना है बच्चों। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले की। तो पहला वाला क्या कहता है बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ओपनिंग लाइन ऑफ ए फॉर्मल लेटर। यानी कि जो फॉर्मल लेटर की ओपनिंग लाइन होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भरना है। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वी डैश टू इन्फॉर्म यू अबाउट द चेंजेस इन आवर कंपनीज पॉलिसी दैट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2025। यानी कि हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो भी नीतियाँ परिवर्तन होने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको सूचित करना चाहते हैं, जो कि 20 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। ठीक है, अब वी के साथ में यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो वी के साथ में आता है बच्चों आर, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर प्लीज्ड। ठीक है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, इस तरीके से। अब ये ऐसा क्यों आएगा, तो देखो रीजन भी लिखा हुआ है हमने, हमारे हिसाब से ऑप्शन क्यों ठीक है, क्योंकि देखो वी जो है ना ये एक प्लूरल है। वी क्या है, ये एक प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो आर आएगी, वी के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, आर आएगी, तो इसीलिए वी आर प्लीज्ड, इसीलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस फ्रॉम फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे आर प्लीज्ड आएगा। ओके, तो आंसर क्या है, क्यों ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया ना। बच्चे कहते हैं कि सर जी क्यों ठीक है ये तो बता देते, तो लो अब अच्छे से समझ लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल रिपोर्ट, ये स्कूल की रिपोर्ट है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स आर कमिटेड टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने कौशल को सुधारने के लिए कमिटेड हैं। दे स्ट्रिव टू डू देयर बेस्ट एंड टू डेवलप देयर कैरेक्टर, यानी कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने चरित्र का विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या एरर है और क्या करेक्शन, ये पहचानना है। तो एरर जो है ना वो है टू डेवलप, क्योंकि टू डेवलप की जगह यहाँ पे आना चाहिए डेवलपिंग एंड डेवलपिंग देयर कैरेक्टर। अब ऐसा क्यों है, देखो रीजन ये है, दी मेंटेन पैरलिज्म इन द सेंटेंस टू डेवलप शुड बी चेंज्ड टू डेवलपिंग टू मैच द अदर एक्शंस लाइक इम्प्रूविंग एंड स्ट्रिप, यानी कि इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिप कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको मैच करने के लिए टू डेवलप नहीं बल्कि डेवलपिंग शब्द यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी वो अपना विकास कर ही रहे हैं, कर चुके नहीं। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या कहा गया है, सलमा आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर फ्रेंड साहिल। ठीक है, इनकी सलमा ने अपने फ्रेंड साहिल से पूछा, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क असाइंड बाय द टीचर लास्ट वीक। अच्छा साहिल ये बताओ कि सर ने ना तुम्हें पिछले सप्ताह ना एक होमवर्क दिया था, क्या तुमने वो पूरा कर लिया। ठीक है, तो रिपोर्ट सलमास क्वेश्चन करेक्टली, इनके सलमा के प्रश्न का आपको सही उत्तर लिखना है। तो रिपोर्टेड क्वेश्चन इस तरीके से होगा, सलमा आस्क इफ साहिल हैड कंप्लीट द होमवर्क असाइंड बाय द टीचर द प्रीवियस वीक। यानी कि रिपोर्ट किया गया प्रश्न कैसा रहेगा कि सलमा ने पूछा कि क्या साहिल ने पिछले सप्ताह शिक्षक के द्वारा दिया गया कार्य पूरा कर लिया। अब ऐसा क्यों, रीजन देखो, इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जब हम रिपोर्ट स्पीच करते हैं
तो इसमें जो टेंस होता है ना वो चेंज हो जाता है, फ्रॉम डिड अगर सिंपल पास्ट है टू हैड, ठीक है, कंप्लीटेड। ओके, तो पास्ट परफेक्ट व्हेन रेफरिंग टू पास्ट एक्शंस, लास्ट वीक चेंजेस टू द प्रीवियस वीक, इस तरीके से ये चेंज हुआ है। ओके, चलो अब हमारा क्वेश्चन फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी कि एक आधिकारिक घोषणा करनी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है, उसके लिए आपको सही विकल्प करना है। लिखा हुआ है, डियर पेरेंट्स, द स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, प्लीज इंश्योर योर चाइल्ड ब्रिंग्स ऑल नेसेसरी मटेरियल्स ऑन थर्सडे, यानी कि शुक्रवार को स्कूल बंद रहेगा। प्रिय माता पिता, शुक्रवार को स्कूल बंद रहेगा, कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा गुरुवार को सभी आवश्यक सामग्री साथ लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पे दैट, दीज या दिस, इसमें से क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा दैट। दैट क्यों? क्योंकि दैट इज यूज्ड हेयर टू इंट्रोड्यूस द नाउन क्लोज मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से सही करने के लिए इसको दैट यूज किया जाएगा। पांचवा, रीड डेविड्स रिप्लाई टू अ कस्टमर रिगार्डिंग द इश्यू ही शी हैज बीन फिशिंग, यानी कि डेविड के द्वारा एक ग्राहक को दिया गया आपको उत्तर पढ़ना है जिसमें उन्होंने उस समस्या के बारे में बताया जिसका वो सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो डेविड कहता है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड वी विल रिजॉल्व दिस इश्यू प्रॉम्प्टली, यानी कि मैं आपकी चिंता समझता हूं और हम इस मुद्दे को शीघ्र हल करेंगे। रिपोर्ट डेविड्स रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, यानी कि इस सेंटेंस का जो रिपोर्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया, बट यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स है, तो उसे आपको भरना है। देखो, डेविड एक्नॉलेज्ड द कंसर्न एंड एश्योर्ड दैट दे डैश द इश्यू प्रॉम्प्टली। ठीक है, तो दे के बाद में यहाँ पे क्या आएगा? दे के बाद आएगा दे वुड रिजॉल्व द इश्यू, है ना। अब यहाँ पे वुड रिजॉल्व क्यों आया? तो देखो, विल रिजॉल्व इज चेंज्ड टू वुड रिजॉल्व, ठीक है, इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, जैसे कि एक्नॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, जो कि पास्ट की वर्ब है, तो इसीलिए ये फ्यूचर टेंस में शिफ्ट हो जाएगी वुड के रूप में। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट। तो ऑनलाइन न्यूज़ रिपोर्ट ये दी गई, इसमें आपको क्या करना है? एक गलत सही देखना है। ठीक है, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैव इम्पैक्टेड द इन्वायरमेंट सीवियरली, एक्सपर्ट्स से, यानी कि देखो क्या है कि विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि ने पर्यावरण पे गंभीर प्रभाव डाला है। तो इसमें से जो सही है वो कौन सा है? ठीक है, जो कि एरर भी है और करेक्शन भी एकदम सही। ठीक है, तो देखो हैव और हैज है, टेम्परेचर और टेम्परेचर्स है, इम्पैक्टेड इम्पैक्ट है, से का सेज है। तो यहाँ पे फोर्थ भी गलत है, तीसरा ये भी, क्योंकि सही जो है ना यहाँ पे हैव की जगह, ठीक है, हैव की जगह हैज आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा तो इसे भी समझो। देखो, द सब्जेक्ट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज सिंगुलर, सो द वर्ब शुड बी हैज इंस्टेड ऑफ हैव। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वर्ब है क्या नाम है, हैज आएगी हैव की जगह। ओके, फिर देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है, कंप्लीट द गिवन अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो रिक्त स्थान को भरना है आपको सही विकल्प के साथ में जो घोषणा होती है। लिखा है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर सन राहुल डैश इज इंटर्नशिप एट अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, तो क्या नाम है, हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे बेटे राहुल ने एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप शुरू कर दी है, कंप्लीट हो गई है। क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ जो है ना हैज़ कंप्लीटेड आएगा। अब ये हैज़ कंप्लीटेड क्यों आएगा? क्योंकि देखो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ कंप्लीटेड इज एप्रोप्रिएट हेयर एज इट refers to an action completed in the recent past
विद रिविलेंस टू द प्रेजेंट, इस तरीके से। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको एरर और करेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या एरर है, ठीक है, क्या करेक्शन है, क्या रीजन है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है बच्चों। अब आप इसको पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है ना। बाकी तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझा ही दी हैं, ओके। तो आप इसे पढ़ लेना। अब जैसे ये है 10वां वाला कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द गिवन सेंटेंस। एक इसको सेंटेंस को आपको पूरा करना है कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही डज प्ले आउटसाइड ऑल डे लॉन्ग। जब वो बच्चा था ना तो वो खेल सकता था पूरे दिन घर से बाहर, ठीक है ना। तो खेल सकता था, तो यहाँ पे कुड आएगा, है ना। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। द सेंटेंस रेफर्स टू हिज एबिलिटी टू प्ले आउटसाइड व्हेन ही वाज यंगर, ओके। उसके बाद एक और सेंटेंस है, आपको एक ऑफिस रिपोर्ट के बारे में इसको कंप्लीट करना है। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल डैश कंप्लीटेड बाय फ्राइडे। तो क्या आएगा यहाँ पे, विल बी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो फ्यूचर टेंस है विल बी इज यूज्ड बिकॉज द एक्शन ऑफ कंप्लीटिंग द प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, इसीलिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे आपका, एक टीचर का स्टूडेंट का जो कन्वर्सेशन है इसको पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। तो रीड द कन्वर्सेशन अबाउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर कहता है व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सिलेक्ट दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आप 11वीं में 12वीं में आएंगे तो आपका वाइवा होगा, ठीक है। और जब वाइवा होगा ना तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके सर ने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसी विषय को चुनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो स्टूडेंट ने कहा आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक या फिर इन दी टॉपिक एंड आई बिलीव देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन दी रिसर्च। इस विषय में मेरी हमेशा से रुचि रही है और मेरा मानना है कि इस की शोध में काफ़ी अंतर है, ठीक है। अब इसी का ना एक रिपोर्ट क्वेश्चन बनाया गया कि रिपोर्ट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो रिपोर्ट आई या रिपोर्टेड क्वेश्चन ये है, द टीचर आस्क्ड व्हाट इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू सिलेक्ट दैट टॉपिक फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट टू विच द स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलिंग ब्लैंक्स है वो क्या आएगा, तो फिलिंग ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आएगा उसके बारे में तो लिखेंगे रिप्लाइड दैट she had always been interested in the subject and believed there was a significant gap in the research. तो reason की the tense changed from present to past in indirect speech. The response refers to a past interest and belief so had always been believed are used. इसीलिए आएगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो थे ग्रामेटिकल पार्ट के वो समझा दिए हैं, ठीक है। और ग्रामर के लिए अलग से मैं कम से कम 1 से 2 वीडियो तो आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने इस पेपर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, राइटिंग की, जो कि रहेगा 10 मार्क्स का। अब इसमें एक बार मैं आपको सारी चीजें समझा दूं कि क्या क्या लिखना है। तो क्वेश्चन 4 में कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी इन 100 to 120 वर्ड्स, और ये 5 मार्क्स का है। तो पहला जो है इसमें क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये जो चौथे का पहला वाला है इसमें भी एक पैराग्राफ है, और दूसरा वाला जो है इसमें भी आपका एक पैराग्राफ है, ओके। लेकिन आपका जो 5वां वाला रहेगा इसमें एक में तो आपको स्टोरी राइटिंग करनी है, ठीक है, और दूसरे में आपको डायरी एंट्री करनी है। तो इन तीनों को ही अब हम एक एक करके समझने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ओके बच्चों। तो चलो पढ़ाई करते हैं पहले तो क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, एज ए स्टूडेंट डिसिप्लिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ। यानी कि एक विद्यार्थी होने के नाते, ठीक है, एक विद्यार्थी होने के नाते अनुशासन आपके शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन को आकार देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है।
आपके गोल सेटिंग में मदद करता है और आपके फोकस को मेंटेन करने में मदद करता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ and how it helps in achieving success. Write a paragraph in about 100 to 120 words based on this topic. Give it a title also. यानी कि आपको सिंपल सा क्या करना है, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट के लाइफ में, कैसे वो हेल्प करता है और कैसे डिसिप्लिन बनाया जा सकता है, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है और एक टाइटल देना है। ठीक है, तो चलो टाइटल दिया है हमने, द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट लाइफ। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो डिसिप्लिन है इसका क्या रोल होता है। ओके, तो इसे मैं अंडरलाइन कर दूं क्या एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना, एकदम फोकस हो जाएगा फिर। चलो देखो, अब यहाँ से इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, सेम टू सेम टॉपिक भी आ सकता है आपका। ठीक है ना, देखो 5 से 7 आपको मैं पेपर करवाऊंगा, तो कम से भी कम आपके 15, ठीक है, 15 पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक में करवा दूंगा, और इसी में से आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो एक ना एक तो आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है ना, इसे आप अपने फाइनल के एग्जाम के लिए ना ऐसे समझ लो कि आपके लिए एक मोटिवेशनल टॉपिक भी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो, डिसिप्लिन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स देम स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। डिसिप्लिन, अनुशासन एक छात्र के जीवन का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, यानी कि एक मूलभूत पहलू है। ठीक है ना, डिसिप्लिन उसके छात्र के जीवन का। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है, उसकी मदद करता है एकदम संगठित, ऑर्गेनाइज रहने में और एकदम फोकस्ड रहने में, अपनी स्टडीज पे फोकस रहने में। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट फॉलो अ डिसिप्लिन रूटीन, जब भी कोई छात्र एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करता है, उसके बाद दे कैन मैनेज, वो मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को मोर इफिशिएंटली, यानी कि कम टाइम में अच्छा और ज़्यादा काम कर पाना। ठीक है, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन रूटीन से वो अपनी स्टडीज़ को बैलेंस कर पाते हैं और अपनी बाकी की एक्टिविटीज़ को भी। ठीक है, अ डिसिप्लिन स्टूडेंट सेट्स क्लियर गोल्स, एक डिसिप्लिन बच्चा अपने क्लियर गोल्स भी सेट कर पाता है और एक शेड्यूल भी अच्छा सा बना लेता है, और जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसे भी अवॉइड कर पाता है, विच लीड्स टू अ बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो कि उसके रिजल्ट में दिखाई भी देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि डेली क्या होता है, हु वेक्स अप अर्ली, जल्दी उठता है, जल्दी उठ के अपना होमवर्क फिनिश कर लेता है टाइम पर ही, एंड डज नॉट प्रोक्रास्टिनेट, इज मोर लाइकली टू सक्सीड, यानी कि वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता है जिससे कि वो सक्सेस हो पाता है। अब प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी काम को कल पर टाल देना। ठीक है, मैं आज नहीं कल करूंगा, ठीक है ना, तो कल पे टाल देने की आदत को प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं। डिसिप्लिन ऑल्सो टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल विच हेल्प्स स्टूडेंट इन बोथ देयर एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन जो है ना, ये हमारे अंदर जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल भी डेवलप करता है। ठीक है, हमारी एकेडमिक और हमारी पर्सनल लाइफ को भी अच्छा करता है। इन द लॉन्ग रन, अगर हम बात करें एक काफ़ी लंबे समय के बारे में, तो एक लंबे समय में इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड हेल्प्स स्टूडेंट स्टे कमिटेड टू देयर एस्पिरेशंस, यानी कि लंबे समय में जब हम ये डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है और छात्र अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। Through discipline, students not only achieve their goals but also develop valuable life skills that prepare them for their future careers. एक अनुशासन के माध्यम से छात्र न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है बल्कि मूल्यवान जीवन कौशल भी सीखता है और अपने करियर को, अपने भविष्य को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो इससे आपको भी मोटिवेशन मिलता होगा, मेरे हिसाब से मिलना भी चाहिए कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है हमारे लिए। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ राइटिंग है ये तो पूरा हो गया, अब दूसरे वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, रीडिंग इज एन इसेंशियल हैबिट दैट कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो पढ़ना है, रीडिंग जो है, ये एक जरूरी आदत है जो कि हमारे पर्सनल लाइफ को
और हमारे जो बौद्धिक लाइफ है, ठीक है, यानी कि पर्सनल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बौद्धिक विकास, इसमें योगदान करती है। डिस्कस द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग सच एज इम्प्रूविंग वोकेबलरी, इनहेंसिंग फोकस एंड broadening one's knowledge. Write a paragraph in about 100-120 words on this topic. Give it a title also. ठीक है, तो रीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। आओ बच्चों लिखते हैं। तो पैराग्राफ का हमारा टाइटल क्या है? टाइटल तो है द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। ओके, बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है और इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। ओके, तो अब आप मेरे साथ इसे पढ़ें और बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एक्टिविटीज अ पर्सन कैन इंगेज इन। पढ़ना यानी रीडिंग, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद बेनिफिशियल एक्टिविटीज में से एक है जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। नॉट ओनली डज इट प्रूव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। पढ़ने से न केवल आपको नॉलेज मिलती है, न केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, इसी के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी पावर बढ़ती है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपकी सोच, आलोचनात्मक सोच वो बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होती है। बुक्स ट्रांसपोर्ट रीडर्स टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, ब्रॉन्डिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो बुक होती हैं, किताबें, ये पाठकों को अलग अलग दुनिया में ले जाते हैं, संस्कृतियों में, विचारों में, उनकी समझ के हिसाब से। रीडिंग रेगुलरली कैन इम्प्रूव मेमोरी, फोकस एंड कंसंट्रेशन विच बेनिफिट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जब हम रेगुलरली रीडिंग करते हैं तो इससे हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त, वो भी अच्छी होती है, फोकस भी बढ़ता है और जो कंसंट्रेशन होती है, याद करने की क्षमता, वो भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, एडिशनली इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम एवरीडे स्ट्रेस, अलाउिंग रीडर्स टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो रोज़मर्रा के तनाव से हमें इससे मुक्ति भी मिलती है। ठीक है, उससे आराम मिलता है और तनाव मुक्त होने का मौका मिलता है। वेदर फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स ऑफर अ वे टू लर्न न्यू थिंग्स, डेवलप क्रिएटिविटी। यानी कि चाहे जो भी किताब हो, वो काल्पनिक हो या फिर गैर काल्पनिक हो, किताबें हमें नई चीज़ें सिखाती हैं। ठीक है, हमारे अंदर रचनात्मकता विकसित करती हैं और ये जो है ना, हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती हैं, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाती हैं। ओवरऑल देखा जाए, कुल मिलाकर बात ये है कि रीडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग हैबिट दैट इनरिच वंस लाइफ इन मैनी वेज, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। यानी कि कुल मिलाकर पढ़ना एक आजीवन आदत है जो किसी के जीवन में कई तरह से समृद्ध उस व्यक्ति को बनाती है, जिससे कि व्यक्ति का जो विकास है वो मूल्यवान हिस्सा बनता है रीडिंग उसके विकास के लिए। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ, द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, और ये किए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं। तो 5 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कंप्लीट द स्टोरी on the basis of the beginning given below in 100 to 120 words, give your story title also। तो स्टोरी की शुरुआत देखो कुछ इस तरीके से होती है। कैसे? I had always wanted to visit the zoo and today was the day। मैं हमेशा चिड़ियाघर जाना चाहता था और आज वही दिन है जब हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। As we walked through the gates, I could not wait to see all animals। जैसे हम गेट से अंदर गए, मैंने सभी जानवरों को देखने के लिए मैं बेताब हो गया। My first stop was the lion's den। हम सबसे पहले शेरों की मंद के पास पहुंचे, गुफाओं के पास। Where the majestic animals were resting under a tree। वहाँ पे मैंने देखा कुछ राजाओं के जानवर टाइप में, ठीक है ना, मैजेस्टिक, ठीक है, राजा के जानवर टाइप में, वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो शुरुआत का टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा? इसका टाइटल अ ट्रिप टू जू। ओके, तो स्टोरी लिखेंगे इस तरीके से। टॉपिक क्या है? टॉपिक है अ विजिट टू द जू या फिर अ ट्रिप टू द जू। ओके, तो अंडरलाइन कर दूं एक बार इसको। हाँ, अब देखो इसे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। आई हैड ऑलवेज वांटेड
टू विजिट द जू एंड टुडे वाज द डे। मैं हमेशा से चिड़ियाघर जाना चाहता था और आज वो दिन है। एज वी वॉकड थ्रू द गेट्स, जैसे हम गेट से अंदर घुसे, आई कुड नॉट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता था, टू सी ऑल द एनिमल्स, बाकी जानवरों को देखने के लिए। माई फर्स्ट स्टॉप वॉज लायंस डेन वेयर द मैजेस्टिक एनिमल्स वर रेस्टिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, फिर हमारी स्टोरी की शुरुआत यहाँ से हुई। इतना लिखोगे ना तो 1 मार्क्स तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब 4 मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा लिखना है। आई ऑल्सो सो मंकीज स्विंग फ्रॉम द ट्रीज एंड मेकिंग फनी नॉइसेस। मैंने वहां पे बहुत सारे बंदरों को देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार के जा रहे थे और कुछ हंसी वाली आवाज भी निकाल रहे थे। द ग्राफिश वर वेरी टॉल एंड आई कुड हार्डली बिलीव हाउ लॉन्ग देयर नेक्स वर। ठीक है, यानी कि मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही लंबे जो ये जिराफ थे वो भी हैं। मुझे और यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी गर्दन इतनी लंबी कैसे थी। द जू हैड अ सेक्शन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग देम। ठीक है, वहाँ पे चिड़ियाघर में ना बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी थे, उनका एक सेक्शन था, तो मैं बहुत देर तक वहाँ पे बैठा रहा, उन पक्षियों को देखता रहा। उसके बाद माई फेवरेट पार्ट वाज व्हेन आई शो द एलिफेंट्स बीइंग फेड, यानी कि मेरा पसंदीदा हिस्सा वह था जब मैंने हाथियों को खाना खिलाते हुए देखा। दे वर सो जेंटल एंड फ्रेंडली, हाथी बहुत ही समझदार और दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। आफ्टर वी फिनिश्ड आवर टूर वी हैड आइसक्रीम एंड सेट इन द जूस गार्डन डिस्कसिंग आवर फेवरेट एनिमल्स। इट वॉज अनफॉरगेटेबल डे। अपना ट्रिप ख़त्म करने के बाद हमने आइसक्रीम खाई और चिड़ियाघर के बगीचे में बैठे और हम सभी ने मिलकर अपने अपने पसंदीदा जानवरों के बारे में चर्चा की और ये हमारे लिए एक अनफॉरगेटेबल डे था। ठीक है, तो इस तरीके से अ विजिट टू दी जू आपको लिखनी थी। इसमें आप अपनी तरफ से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना ये है डायरी एंट्री का। तो देखो डायरी एंट्री के लिए क्या है, यू आर शुभम और सिमरन स्टडिंग इन क्लास 9th, आपका नाम शुभम या सिमरन है, आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ क्लास प्रोजेक्ट यू हेल्प्ड योर टीम फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, क्लास प्रोजेक्ट के लिए आपने अपने टीम की मदद की ताकि वो टाइम पे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। इसी में आपको डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, फॉर योर टीम वर्क एंड सक्सेस। ठीक है, 100 से 120 शब्दों में। अब इसमें आपको कुछ शब्द यूज करने हैं। टीम प्रोजेक्ट क्या था, हेल्पिंग टीममेट्स, टाइम मैनेजमेंट क्या, कैसे सक्सेस मिली, इन सभी वर्ड्स को आपको यूज करना है और डायरी एंट्री बनानी है। ओके, अब देखो डायरी एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तो डायरी एंट्री के लिए हमारा टाइटल क्या है, टीम वर्क इन स्कूल प्रोजेक्ट। अब डायरी एंट्री के लिए कुछ चीज़ें आप याद रखें। डायरी एंट्री में सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है कि आप डायरी जो लिख रहे हैं वो किस डेट पे लिख रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जाम है मॉर्निंग के बच्चों का 28 फेब को, तो मैं मानता हूँ कि हम 28 फरवरी को डायरी एंट्री लिख रहे हैं। ठीक है, तो डेट ये आ गई। फिर आपको लिखना है डियर डायरी, और डियर डायरी के लिखने के बाद आपको जो भी आपने फेस किया जो भी चीज़ें थी वो लिखनी है। उसके बाद आपको विद सेटिस्फैक्शन, विद हैप्पीनेस या फिर जैसे भी हो, और अपना नाम लिखना है। ठीक है, अब हमने क्या किया क्या नहीं इसके बारे में भी यहाँ से ध्यान से लिखें। एक चीज़ याद रखो, डायरी एंट्री हमेशा आपकी पास्ट में लिखी जाती है। ठीक है, पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, ये याद रखना। तो चलो अब हम डायरी एंट्री लिखते हैं। फॉर्मेट तो आप समझ ही गए यहाँ पे अच्छे से, है ना। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, टुडे यानी कि आज, आई हैड अ चांस टू वर्क ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट विद माई क्लासमेट्स। आज मुझे अपने क्लासमेट्स के साथ में एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। ठीक है, वी हैड टू रिसर्च एंड प्रेजेंट अ टॉपिक, हमें एक रिसर्च करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए एक टॉपिक दिया गया। एंड आई वॉज असाइन टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, और मुझे काम मिला सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम था, बट विद एवरी वन हेल्पिंग वी मैनेज टू गेट एवरीथिंग डन ऑन टाइम। लेकिन हम सभी ने एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए सब कुछ टाइम पे कर लिया। वी वर्कड
सो वेल टुगेदर, हमने बहुत अच्छे से एक साथ मिलकर काम किया एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी हाउ एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन कम टुगेदर टू क्रिएट समथिंग ग्रेट। ठीक है, और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात थी कि हम सभी क्लासमेट्स ने एक साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाया, कुछ अच्छा बनाया, ग्रेट बनाया। आई वॉज रियली प्राउड ऑफ वट वी अचीव्ड एज ए टीम। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि एक टीम होने के नाते हमने जो अचीव किया। वी इवन प्रैक्टिस्ड आवर प्रेजेंटेशन सीरियल टाइम्स टू मेक श्योर इट वॉज परफेक्ट। यानी कि हमने कई बार अपनी प्रेजेंटेशन को क्या नाम प्रैक्टिस किया ताकि वो परफेक्ट हो। व्हेन वी प्रेजेंटेड इट टू द क्लास इट फेल्ट कॉन्फिडेंट नोइंग वी हैड वर्कड सो हार्ड। ठीक है, और जब हमने क्लास में उस प्रेजेंटेशन को दिया, टीम वर्क को दिया, ठीक है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। ठीक है, और बच्चों को भी उसका पता चला कि हाँ कि इसमें कितना हार्डवर्क हुआ। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टू सी आवर प्रोजेक्ट टर्न आउट सो वेल। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी। ठीक है, इसीलिए हमारे अंदर एक ग्रेट फीलिंग थी कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ और क्लास के सामने आया। दिस एक्सपीरियंस रिमाइंडेड मी ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड हाउ मच वी कैन अकम्प्लिश व्हेन वी वर्क टुगेदर। यानी कि इस बात से, इस स्कूल के प्रोजेक्ट से मुझे ये भी पता चला कि हम एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, और हम एक साथ मिलकर ऑन द टाइम बहुत अच्छा काम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको विद सेटिस्फैक्शन, विद हैप्पीनेस, विद रिस्पेक्ट और अपना नाम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी डायरी एंट्री पूरी हो जाती है। अब डायरी एंट्री के बाद में यहाँ पे बचेगा आपका अगला सेक्शन। ठीक है, जो कि है सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का, जो कि रहेगा 40 मार्क्स का। अब इस 40 मार्क्स के सेक्शन को आपको मैं करवाऊंगा पार्ट 2 वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक भी आपको मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है ना, तो वहां से जाके आप जरूर से देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के लाइव सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्लास 9th के अपने इंग्लिश के फाइनल एग्जाम के लिए जो हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर है, इसको सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको जो भी सेक्शन ए बी इसकी प्रैक्टिस करवाई है पार्ट 1 में, सेक्शन ए और बी की अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे लिखना है, सारी चीजें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे आपका सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर का, यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू थ्योरी, सारे के सारे अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में भी आप देख सकते हैं। और जो भी हम आपको 10 सैंपल में करवाएंगे ना, उनकी वीडियोस भी आई बटन में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जितनी वीडियोस आएंगी सारी की सारी। ओके, तो चलो बच्चों वीडियो को एंड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो पे हमारा 1500 लाइक का एम है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देके जाना आप लोग। ठीक है, बाकी ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके मैसेज कर लेना। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो। चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।